हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं रचना शरीर पेपर 2 का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है इंद्रिय शरीर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में जाइए और इनको चेक करिए। और ये 7वां चैप्टर है हमारे रचना शरीर पेपर 2 का, जिसमें हम समझने वाले इंद्रिय शरीर। अब इंद्रिय का क्या मतलब होता है कि आत्मा के ज्ञान कराने वाले साधन को इंद्रिय कहा जाता है। यानी जो आपकी आत्मा को ज्ञान हो रहा है और जिस साधन के द्वारा हो रहा है वही उसको हम क्या बोलते हैं, इंद्रिया। यानी कि जो ज्ञान कराने का साधन है उसको क्या बोल रहे हैं, इंद्रिया। जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, ठीक। कौन से साधन की वजह से? वो जो कर्ण है ना, वो कान, वो उस साधन के थ्रू आप उनको सुन पा रहे हो। जो आपके कर्ण है वो क्या है, एक इंद्रिया है। तो उन साधन को हम क्या करें, इंद्रिय। जैसे मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो कौन से साधन, यानी किसकी मदद से बोल पा रहा हूँ, जीवा की मदद से। जो जीवा क्या है, एक इंद्रिया है। तो जो आपको ज्ञान कराने वाला साधन है उसको हम क्या कह रहे हैं, इंद्रिया कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंद्रियों की संख्या। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है एकादश इंद्रिया। एकादश इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया होती है इसमें, एक उभय इंद्रिय जिसको मन कहा जाता है, और 5 कर्म इंद्रिया। अब देखो, इस वाले चैप्टर हमें केवल ज्ञान इंद्रियों के बारे में ही पढ़ना है। उभय इंद्रिय का अलग चैप्टर है और एक कर्म इंद्रिया भी अलग से पढ़ना है। इस वाले इंद्रिय शरीर में हमने केवल ये 5 ज्ञान इंद्रिया को देखना है, जो कि है छोत्र। छोत्र किसको बोलते हैं? आपके कानों में जो इंद्रिय प्रेजेंट रहती है। त्वचा यानी जो आपकी स्किन में जो इंद्रिय प्रेजेंट रहती है। चक्षु यानी जो आपकी आंखों में जो इंद्रिय प्रेजेंट रहती है। रसन यानी जो आपकी जीवा में जो इंद्रिय प्रेजेंट होती है। घ्राण यानी जो आपकी नोज में जो इंद्रिय प्रेजेंट होती है। ये होती है हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रिया। उभय इंद्रिया मन है, उसको हम कह रहे हैं कि अलग ही चैप्टर इसका अलग से पढ़ेंगे। फिर आती है 5 कर्म इंद्रिया, ठीक है। कर्म इंद्रिया, ये कर्म इंद्रिया एक्शन है, मतलब ये कर्म इंद्रिया क्या करेंगी, कुछ एक्शन करेंगी। ये ज्ञान इंद्रिया करते हैं सेंसरी ऑर्गन की तरह कुछ चीज़ सेंस करती है, सूंघने का, टच करने का, स्पर्श का, देखने का, ठीक है। और एक कर्म इंद्रिय कह रहा है कुछ एक्शन का काम करेंगी। जैसे कि आपका वाक मतलब बोलने का, यानी कह रहा है कि जीवा की बात कर रहा है, जीवा क्या करेगी, बोलने का कार्य करेगी। हस्त यानी कि हस्त क्या करेगी, हाथ किसी चीज़ को ग्रहण करने का, किसी चीज़ को धारण करने का। जैसे मैंने इस मार्कर को ग्रहण कर रखा है, ठीक है। और पाद यानी जो पाद का मतलब होता है हमारे पास पैर। पैर किसका काम करते हैं, गमन का, यानी मूवमेंट का कार्य करते हैं। भाई ये कर्म इंद्रिया है तो इनका काम ही क्या होगा, एक्शन करना। पायु है, पायु को हम गुद भी बोल देते हैं। इसका काम क्या होता है, जिसका एक्शन क्या होता है, कर्म क्या होता है, मल को त्याग करना होता है। उपस्थ, उपस्थ कह रहा है कि हम एक तरीके से पेनिस समझ लेते हैं, और पेनिस का काम क्या होता है, मूत्र को त्याग करना और आनंद के लिए। तो ये इसका कर्म हो गया, ठीक है। कर्म इंद्रिया तो कर्म ही करेंगे। फिर हम बात करते हैं ज्ञान उत्पत्ति कर्म को। ज्ञान उत्पत्ति कर्म को देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी तक ये हमने नहीं समझा है, नहीं आपको ये आता है, तो अभी समझा देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले आपके शरीर में क्या होती है, एक आत्मा होती है। फिर उस आत्मा के अंदर क्या होता है, एक मन होता है। मतलब अगर मैं सरल भाषा में कहने की कोशिश करूँ तो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, आत्मा। सबसे पहले जो ज्ञान होता है उसको किसको होता है, आत्मा को होता है। कैसे होता है? जो आपकी आत्मा है वो सहयोग करती है आपके मन से। जो आपकी आत्मा है वो सहयोग करती है आपके मन से। देखो, अब हम बात करने वाले हैं ज्ञान उत्पत्ति क्रम के बारे में। तो सब आत्मा किसे सहयोग करती है? देखो, ज्ञान कैसे होगा, जब आत्मा कह रहा है मन से सहयोग करेगी, मन इंद्रियों से सहयोग करेगा, और इंद्रिय अपने विषय या उनके अर्थ, अर्थ मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये इनके अर्थ हो सकते हैं, या कोई विषय भी हो सकता है। तब जाके कह रहा है ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मैं फिर से बताता हूँ, ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। जब आत्मा मन के साथ संयोग करती है, मन अपनी इंद्रियों के साथ। इंद्रिया कौन कौन सी? ये 11 इंद्रिया कोई भी हो सकती है। ज्ञान इंद्रिया भी हो सकती है, कर्म इंद्रिया भी हो सकती है, उभय इंद्रिया भी हो सकती है, ठीक है। और ये इंद्रिया क्या करेंगी, अपने विषय के साथ जुड़ेंगी, ठीक है। जैसे शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया, गंध हो गया, इनके साथ जुड़ेगी, और उनसे कह रहे जुड़ने के बाद तेना आपको ज्ञान की उत्पत्ति होगी। फिर मन के बारे में एक स्पेशल पॉइंट भी लिखा गया है कि जो मन है वो मन कैसा है, निश्चयात्मक बुद्धि। यानी मन ही क्या करता है, बुद्धि को डिटरमाइन करता है, निश्चयात्मक करता है बुद्धि का। मतलब जो आपको ये ज्ञान हो रहा है ना, उस ज्ञान से कह रहा है कि आपको क्या लाभ है, क्या हानि है, ठीक है। मतलब जो आप कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो क्या लाभ है, क्या हानि है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको मन बता रहा है कि जो आप पढ़ रहे हो ना, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आपके आगे ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। मान लो आप कोई गलत काम कर रहे हो तो मन तो भी बताएगा जो आप काम कर रहे हो उसमें हानि है, वो आपके लिए सही नहीं है। तो मन क्या करता है, उस बुद्धि को डिटरमाइन करने का काम करता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इंद्रियों की उत्पत्ति के बारे में। इंद्रियों की उत्पत्ति के बारे में, आखिर इंद्रियों की उत्पत्ति हुई कैसे? कुछ आचार्य क्या मानते हैं, कुछ आचार्य इंद्रियों को अहंकारिक मानते हैं, यानी ये कहते हैं जो इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है वो अहंकार से उत्पन्न हुई है। कुछ मानते हैं इंद्रियों को भौतिक, यानी कि जो इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है वो महाभूत से हुई है। कैसे? अब अहंकारिक कौन कौन आचार्य जो अहंकारिक मान रहे हैं, जिनमें आते हैं पहले सुश्रुत, जिनमें पहले कौन से आते हैं, सुश्रुत आते हैं, ठीक है। सुश्रुत क्या मानते हैं, सुश्रुत मानते हैं जो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है वो अहंकार से उत्पन्न हुई है, ठीक है। कैसे? जब सृष्टि उत्पत्ति क्रम देखा था आपने,
सृष्टि उत्पत्ति कर्म में क्या होता है, अव्यक्त से महान बनता है, महान से अहंकार बनता है। अब ये अव्यक्त क्या होती है, अव्यक्त कह रहा है कि एक ऐसी चीज है जो खुद की उत्पत्ति के कारण, उसको खुद की उत्पत्ति के कारण नहीं होता लेकिन दूसरे की उत्पत्ति के कारण हो सकता है। अव्यक्त यहाँ पर आप भगवान मान सकते हो, ब्रह्मा मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, हमें नहीं पता वो क्या चीज़ है जो पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कर रही है। बस अव्यक्त को आप ऐसे लिख सकते हो जो खुद की उत्पत्ति के कारण नहीं होता लेकिन दूसरे की उत्पत्ति के कारण होता है। अव्यक्त से महान बना, महान कुछ नहीं है, महान को हम कह रहे हैं कि महत्व बोलते हैं या फिर इसको हम बुद्धि बोल देते हैं। बुद्धि कह रहे हैं आचार्य चरक के अनुसार बोलते हैं, और महान या महत या महान किसके अनुसार बोलते हैं, सुश्रुत के अनुसार बोलते हैं। अब इस महत यानी बुद्धि से क्या उत्पन्न होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। यह अहंकार भी 3 प्रकार का है, सात्विक अहंकार, रासिक अहंकार और तामस अहंकार। अब आगे जाके सात्विक और रासिक अहंकार दोनों मिलकर एकादश इंद्रिय का फॉर्मेशन करते हैं, और रासिक और तामसिक कह रहे अहंकार आपस में मिलकर पंचतन मात्राएं। अब ये पंचतन मात्राएं क्या होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये आगे जाके मिलकर कह रहा है कि ये पंचतन मात्राएं फिर से आगे जाके पंचमहाभूत की उत्पत्ति कर देते हैं। अब पॉइंट क्या था, इंद्रियों को अहंकारिक, जो आचार्य सुश्रुत थे, ठीक है, उन्होंने क्या मान, इंद्रियों को अहंकारिक मान रहे थे। अहंकारिक क्यों मान रहे थे, खुद देखो, जो ये अहंकार है सात्विक रासिक, इन दोनों से मिलके से इन्होंने उत्पन्न की थी। भाई सात्विक और रासिक जब ये दोनों अहंकार मिलते हैं तभी तो एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। यानी आप कह सकते हो कि अहंकार से कह रहे इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। वो किसके अनुसार, सुश्रुत के अनुसार। अब ये जितना भी सृष्टि उत्पत्ति क्रम था वो किसके अनुसार था, वो था सांख्या दर्शन। सांख्या दर्शन, ये जो उत्पत्ति क्रम बताया था वो सांख्या दर्शन ने बताया था। और ये सांख्या दर्शन से ही कह रहा है आचार्य सुश्रुत बहुत प्रभावित थे, तो इन्होंने कह रहा है कि आचार्य जो सांख्या दर्शन ने बात की, ये सारा सृष्टि उत्पत्ति क्रम किसका था, सांख्या दर्शन का था। और ये सांख्या दर्शन की बात कह रहे आचार्य सुश्रुत ने भी माने कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, इंद्रिय अहंकारिक ही है। और सांख्य दर्शन ने कह रहे सृष्टि उत्पत्ति क्रम में कितने तत्व बताए, 24 तत्व बताए। अब ये 24 तत्वों का मतलब ये है कि 24 चीज़ों से, जैसे अव्यक्त से मान माना तो अव्यक्त एक चीज़ हो गई, दूसरा तत्व ये हो गया, तीसरा अहंकार हो गया, ठीक है। अभी अहंकार के कह रहे हैं 3 फॉर्म है, तो आपको ये नहीं लेने हैं, ठीक, क्या लेना, एकादश इंद्रिया 3 ये हो गए, और एकादश इंद्रिया 11 ये हो गए, ठीक है। 5 तन मात्रा और 5 महाभूत होते हैं, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 10, 11 और 3 14 और 10 कितने हो जाएंगे, 24। तो इन्हीं 24 तत्वों से मिलकर ये पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। किसने कहा है, सांख्या दर्शन ने कहा है। और सांख्या दर्शन से प्रभावित होकर सुश्रुत ने भी माना है कि इंद्रिया अहंकारिक होती है। कहीं कहीं कह रहा है कि सुश्रुत ये भी मानते हैं इंद्रिया भौतिक होती है, ठीक है, वो हम जब देखेंगे, जब इसको पढ़ेंगे। फिर अब हम देखने वाले इंद्रियों को भौतिक। अब इंद्रियों को भौतिक किसने माना है, आचार्य चरक बोल दूं या आयुर्वेद बोल दूं। जब भी मैं आयुर्वेद की बात करूं तो यानी कि आचार्य चरक की बात हो रही है, चरक संहिता की बात हो रही है। जब भी चरक संहिता बोल दूं यानी आयुर्वेद की बात हो रही है। आयुर्वेद और चरक संहिता बात एक ही, अनेक नहीं है, ठीक। अब आचार्य चरक ने क्या माना कि अव्यक्त से कह रहा बुद्धि की उत्पत्ति हो रही है। देखो, या उन्होंने क्या बोला, महान बोला था, उन्होंने क्या बोल दिया, बुद्धि। बस नाम में टर्मिनोलॉजी मारा फर्क है, बस उन्होंने कुछ नाम अलग बोल दिया, बात वही है। अव्यक्त से बुद्धि की उत्पत्ति हुई, बुद्धि से अहंकार की। अब इस अहंकार से कह रहा है कि उस महाभूत की उत्पत्ति होती है। इन्होंने क्या सुश्रुत ने क्या बोला था, सांख्य दर्शन ने क्या बोला था कि अहंकार से कह रहा है एकादश इंद्रिया बन रही थी, लेकिन इन्होंने बोला है कि अहंकार से 5 महाभूत की उत्पत्ति हो रही है, महाभूतों की उत्पत्ति हो रही है। और आगे जाके यही महाभूत पूरे संपूर्ण शरीर की उत्पत्ति कर देंगे, ठीक है। उस संपूर्ण शरीर में कह रहा है कि 11 इंद्रियां भी आ जाएंगी, सभी पदार्थ भी आ जाएंगे, या मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ सभी पदार्थ, और इन सभी पदार्थ के अंदर हमारी 11 इंद्रियां भी आ जाएंगी। अब एक और नोट करने वाली बात है, जिसमें देखो इंद्रिय अनुमानजन्य है। इंद्रिय अनुमानजन्य है। अनुमानजन्य कहने का मतलब है कि आप इंद्रियों को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, केवल अनुमान लगा सकते हो। सर ये क्या कह रहे हो आप, सर मैं तो अपनी जो देखो छोत्र हमारी इंद्रिया है, हम तो इसे देख पा रहे हैं, ठीक है। आप क्यों कह रहे हैं प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, मतलब इनको देख नहीं सकते, भाई नहीं कर सकते। जो आपने चक्षु को देख रहे हो, कान को देख रहे हो, नाक को देख रहे हो, वो इंद्रिया नहीं है, वो तो इंद्रिया का अधिष्ठान है, जिनमें इंद्रिया प्रेजेंट होती है। जैसे आप बोल रहे हैं ना छचू कह रहा है उनका अधिष्ठान है, जिसमें कह रहा है छचू इंद्रिया प्रेजेंट है, यानी जो आपकी आंखें है वो तो केवल अधिष्ठान है छचू इंद्रियों का। छचू इंद्रियों को मतलब इंद्रियों को आप देख नहीं सकते, इंद्रियों को केवल आप अधिष्ठान को देख रहे हो। जो मैं अपनी आंखें हो गई, ये कान हो गए, ये सब क्या है, ये अधिष्ठान है इंद्रियों के, ठीक है। ये इंद्रिया नहीं है, ये इंद्रिया नहीं है, ठीक है। जो हम देखते हैं वो इंद्रियों के अधिष्ठान है। अधिष्ठान मतलब जिसमें इंद्रिया प्रेजेंट रहती है, जैसे आंखों में छचू इंद्रिया प्रेजेंट रहती है, कर्ण में कह रहे हैं छोत्र इंद्रिया, नासा में घ्राण इंद्रिया। तो याद रखना ये इंद्रिया का जो अनुमानजन्य है, इनको प्रत्यक्ष आप नहीं देख सकते, केवल आप अनुमान लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं इंद्रिया पंचपंचक की। अब इस इंद्रिया पंचपंचक में जो पंचपंचक आ रहा है ना, वो केवल ज्ञान इंद्रियों के लिए आ रहा है, कर्म इंद्रियों के लिए नहीं आ रहा।
क्योंकि कर्म इंद्रिया तो हम अलग से पढ़ेंगे। मतलब ये इस चैप्टर में केवल हमें ज्ञान इंद्रिया ही देखना है। अभी जो इंद्रिय पंचक का जो वर्णन है वो कहाँ पर आया है, इंद्रिय उपकर्मीय अध्याय में। कहाँ पर आया है, इंद्रिय उपकर्मीय अध्याय, जो कि चरक सूत्र स्थान 8, चरक सूत्र स्थान में एक चैप्टर है जिसका नाम है इंद्रिय उपकर्मीय अध्याय। इसमें इंद्रिय पंचक का वर्णन आया है। पंचक का यहाँ पर वन ज्ञान इंद्रिया लेना है केवल। मतलब जो ये पंचक है ना, इंद्रियों के 5 पॉइंट है, इनमें केवल क्या है, ज्ञान इंद्रियों वाली बात होगी, कर्म इंद्रिय वाली बात नहीं होगी। अब देखो इंद्रिया कौन कौन सी है, ज्ञान इंद्रिया छोत्र स्पर्श चक्षु रसना ग्रहण, छोत्र स्पर्श चक्षु रसना ग्रहण, ये होती है हमारे पास 5 कर्म इंद्रिया है। अब इनके कह रहे हैं कौन से द्रव्य है या महाभूत, मतलब इन इंद्रियों में कौन से महाभूत प्रेजेंट होते हैं। तो आकाश, छोत्र में कौन सा होता है, आकाश महाभूत होता है। भाई कान है, कान में खाली स्पेस होता है, और तो कौन सा महाभूत प्रेजेंट होगा, आकाश। स्पर्श, स्पर्श क्या, जब आप किसी को टच करते हो कैसे करते हो, भाई वायु की वजह से टच करते हो, ठीक है। चक्षु मतलब जो आपके आंखों में क्या होता है, तेज होता है, ठीक है। रसना, जीभ में क्या होता है, जल होता है जिसको आप टेस्ट कर पाते हो। ग्रहण, ग्रहण का कह रहा है कि इसमें कौन सा महाभूत होता है, पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी महाभूत का कह रहा है कौन सा गुण होता है, गंध गुण होता है, ठीक है, जिसको आप नोज की वजह से कह रहे स्मेल कर सकते हो। देखो फिर आता है अधिष्ठान, अधिष्ठान की बात करें, जो इंद्रिया है मतलब जो छोत्र इंद्रिया कौन सी किस में प्रेजेंट रहेगी, कान में प्रेजेंट होगी यानी कर्ण में। अब जो स्पर्श इंद्रिया किस में प्रेजेंट होगी, त्वक में यानी स्किन में। अब छचु है, यानी छचु जो इंद्रिया है वो किस में प्रेजेंट होगी, अक्षिणी में यानी आंखों में। देखो इनमें कंफ्यूज मत होना, आप छचु यहाँ मत लिख देना और आंखें यहाँ मत लिख देना। अगर आपने आंखें लिख दी तो आपने इंद्रिया नहीं लिखी, आपने इसका अधिष्ठान लिख दिया। तो जैसे मैंने लिख रखा है वैसे ही लिखना है, इंपॉर्टेंट है। 95% चांसेस होते हैं कि जरूर आए। रसना इंद्रिया है और इसका अधिष्ठान, रसना कौन सी, जो रसना इंद्रिया है वो किस अधिष्ठान में प्रेजेंट होगी, जीवा में। ज्ञान नासिका में। अब अर्थ देख लेते हैं। अर्थ मतलब कह रहा है ये इंद्रिया किस मतलब किसको ग्रहण करती है, मतलब जिस विषय को वो ग्रहण करती है उसको बोलते हैं हम अर्थ। जैसे छोत्र इंद्रिया है वो ग्रहण किसका करेगी, शब्द का। भाई जो आपके छोत्र इंद्रिया है मतलब कान, आपके कानों में जो छोत्र इंद्रिया प्रेजेंट है वो किस चीज़ का ग्रहण करेगी, वो शब्द का ही तो ग्रहण करेगी। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, जो आपके कर्ण है वो जो आपके कर्ण है वो किसको ग्रहण करेगी, वो उन शब्दों को तो ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं आपको मानो स्पर्श कर दूँ तो स्पर्श कर दूंगा, ठीक है, तो आपको स्पर्श का कह रहा है ज्ञान हो जाएगा, किस वजह से, स्पर्शन इंद्रियों के ज्ञान की वजह से। अब इसी तरह से जो छचु इंद्रिया है वो किस विषय को ग्रहण करेगा, रूप को। जो आंखें वो आपको देखने के तो काम करेंगी। रसना जो जीव है, जीव किसका, रस का ज्ञान करेगी, ग्रहण करे गंध का ज्ञान करेगी। अब हम बात करते हैं ज्ञान की। अब देखो शब्द से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को शब्द ज्ञान, भाई ये इंद्रिया इनके अर्थ को बताने वाले थी तो इनके ही अर्थ के उत्पन्न होने वाला ज्ञान हो जाएगा, शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप रस ज्ञान, रस ज्ञान और गंध ज्ञान। इस तरह से अगर मैं आपको इनको ट्रिक बताऊँ कि किस तरह से आप सिक्वेंस में लिख सकते हो, तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, इदाव, ईदाव। अब ये इदाव क्या है, देखो अब ये इदाव क्या है, आई से इंद्रिया हो जाएगा, डी से द्रव्य हो जाएगा और ए से अधिष्ठान, ई से अर्थ और बी आएगा, डी नहीं आएगा, इदाव बी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की जगह हम बुद्धि भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इदाव ऐसे याद रख लेना, आई से इंद्रिया, डी से द्रव्य, ए से अधिष्ठान और ए से अर्थ, बी से बुद्धि। तो इनसे क्या याद आ जाएगा, आपको पूरा सीक्वेंस याद आ जाएगा। और जब भी आपको सीक्वेंस लिखना हो ना, पहले ये वाला सीक्वेंस लिखना आप, क्यों, क्योंकि आप सबको याद होता है बच्चों को, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, बस ये आपने लिख दिया, द्रव्य आपने लिख दिया। इंद्रिया आप अपने आप ले सकते हो। आकाश में कौन सी इंद्रिया होती है, छोत्र, वायु में स्पर्शन, अग्नि में छचु, जल में रसना, पृथ्वी में ग्रहण। ये अधिष्ठान आप बता दोगे। अब इंद्रियों के हिसाब से आप अधिष्ठान बता देना और अर्थ आपको पता ही है, सीक्वेंस फिर लिख देना ये। अब कुछ इसमें से स्पेशल पॉइंट ये है, जो चक्षु है हमारी संहिता में, जो चक्षु है उनको श्रेष्ठ बताया गया है, इसको सीक्वेंस में सबसे पहले रखा गया है। जैसे छोत्र पहला है ना, तो इसको यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। क्यों रखा गया है, क्योंकि चक्षु को एक पॉइंट लिखा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की आंखें नहीं होंगी तो उसकी जीने की इच्छा नहीं होगी। यानी कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को, अंधा व्यक्ति है, अगर उस अंधे व्यक्ति की आंखें मतलब आंखों की रोशनी नहीं है तो उसकी जीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। वो बोलता है कि बस कुछ नहीं है ज़िंदगी में, चला जाए। तो मतलब इस तरह से बताने की कोशिश की गई है, तो इसको श्रेष्ठ माना है हमारी संहिता में। फिर जो दूसरा है स्पर्श इंद्रिया। स्पर्श इंद्रिया का एक पॉइंट लिख रहा है कि हमारे सारे शरीर में व्याप्त होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए या मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कौन सी ऐसी इंद्रिया है जो सर्व शरीर व्याप्त है, तो आप बताओगे कौन सी इंद्रिया है, स्पर्श इंद्रिया है। यानी वो स्किन में प्रेजेंट होती है और स्किन आपकी ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट रहती है।
अब हम बात करते हैं अब इनके अधिष्ठान के बारे में। अब मैंने इनके 5 अधिष्ठान बताए ना कि कान, त्वक, अक्षिणी, जीवा और नासिका। तो अब इन कह रहे हैं कि अधिष्ठान के बारे में पढ़ लेते एक एक करके। पहला जो इनका अधिष्ठान है वो है नासा। नासा यानी घ्राण। अब इसमें हम देखते हैं परिभाषा में, जिस इंद्रियों से गंध का ज्ञान होता है। भाई जिस इंद्रियों से गंध का ज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नासा। क्योंकि जो इंद्रिया है वो किस में प्रेजेंट होती है? नासा में प्रेजेंट होती है। तो उस इंद्रिय की वजह से तो क्या रहा ज्ञान हो रहा है। तो परिभाषा ये बोल देना कि जिस इंद्रियों से गंध का ज्ञान होता है उसे नासा कहते हैं। अब ये नासा कैसे स्रोत बता पूछा सॉरी जो नासा है वो स्रोतस के बारे में बताया जा रहा है कि नासा में कौन सा स्रोतस होता है? बहुमुख स्रोतस होता है। अब ये बहुमुख स्रोतस क्या होता है? ये ऐसा स्रोतस होता है जिनकी दोनों साइड से ओपनिंग होती है। देखो ये ऐसे स्रोतस मतलब यहाँ से भी ओपनिंग है और यहाँ से भी ओपनिंग है। ऐसा स्रोतस जिनके दोनों तरफ से ओपनिंग हो इसको बोलते हैं बहुमुख स्रोतस। जो मैंने भी इससे स्रोतस वाले चैप्टर में आपको और अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं प्रमाण के बारे में। अब बहुमुख स्रोतस, चलो मैं इसको एक बार बता दूं। जैसे आपकी नोज है तो नोज में कह रहा है कि अंदर से भी ओपनिंग है और बाहर से भी ओपनिंग है और अंदर से भी ओपनिंग है। जो अंदर कहाँ पर खुलती है वो फेरिंग्स में खुल जाती है। ठीक है, अब प्रमाण की बात करते हैं। प्रमाण क्या है? नासापुट भाग और नासा नासावंश। देखो नासापुट भाग मतलब जो आपकी नोज होती है ना, देखो अगर मैं नासापुट समझाने की कोशिश करूँ तो उसका जो प्रमाण है मतलब प्रमाण वो कितना बताया? 2 अंगुल बता गया। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ ऐसे कुछ इस तरह से, जैसे मान लो ये आपके पीछे नेजल सेप्टम है, ये नोस्ट्रियल है, ये नोस्ट्रियल है। अब ये जहाँ तक दोनों नोस्ट्रियल की जो इतनी लेंथ है ना वो कितनी बताई गई है? 2 अंगुल बताई गई है। अब ये है नासा यानी नासा वंश। अब देखो नासापुट तो हमने देख लिया कि 2 अंगुल होता है। अब हम बात करते हैं नासा है नासा वंश को। अब ये जो नासा वंश दो आपके जो आईब्रो के बीच में पॉइंट होता है ना, मध्य पॉइंट है, यानी जब ये सेप्टा यहाँ से ये दोनों आईब्रो के बीच में पॉइंट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? नासा वंश बोल देते हैं। जो ऐसे आप मेजर करोगे ना 4 अंगुल होगा। ठीक है, और जब इस नासापुट को मेजर करोगे तो ऐसे 2 अंगुल हो जाएगा और ये वाला कैसे हो जाएगा? 4 अंगुल हो जाएगा। अंगुल प्रमाण मैंने बता ही दिया आपको कैसे। भाई अंगुल आप ऐसे ना मेजर करोगे, याद रखना। अंगुल ऐसे 1 अंगुल, ये 2 अंगुल, ये 3 अंगुल, ये 4 अंगुल, इस तरह से ही कह रहे हैं ये हो गए 4 अंगुल। आप ऐसे मेजर मत करने लगना अंगुल को। ठीक है, तो इस तरह से प्रमाण में हमने देखा था। अब हम देखते हैं इसके अधिष्ठान के बारे में कि जो ये नासा है, भाई इसका जो नासा है वो किस में अधिष्ठान है? इसका घ्राण इंद्रिय में। यानी कि घ्राण इंद्रिय का जो अधिष्ठान है वो किस में होता है? नासा में। इस तरह से बोलो जो घ्राण इंद्रिय का जो अधिष्ठान है वो किस में प्रेजेंट होता है? नासा में। ठीक, फिर हम बात करते हैं पेशी की। पेशी मतलब मसल्स। नासा में कितनी मसल्स होती है? 2 मसल्स होती है। फिर हम बात करते हैं नासा के कह रहे हैं मर्म की। मर्म की फण मर्म होता है। देखो मर्म को तो हम मर्म वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे ही, बस मैं इतना बता देता हूँ। जो नासा में कौन सा मर्म प्रेजेंट होता है? फण मर्म प्रेजेंट होता है। यानी कि हाँ इस तरह से देखो जो नासा होती है ना, ये देखो ये सेप्टम मान लो बीच का, इस तरह से यहाँ पर ऐसे 2 मर्म होते हैं। ये 2 मर्म हो रहे हैं जिनको हम फण मर्म बोलते हैं और ये कुछ फण की तरह होते हैं इसलिए इनका नाम फण मर्म दे दिया गया है। अगर इन मर्म पे आघात होता है ना तो आपकी जो ओल्फैक्टरी स्मेल होती है ना, मतलब जो स्मेलिंग की पावर होती है वो खत्म हो जाती है इन मर्म पे आघात होने से। आघात का मतलब है कोई चोट लगने से। ठीक है, और इसको और ज़्यादा अच्छे डिटेल में हम कहाँ पर देखेंगे? मर्म वाले चैप्टर में। ठीक है, जो अभी हम कुछ समय स्टार्ट करने वाले ही है। फिर हम बात करते हैं रसना की। हम बात करने वाले किसकी? रसना की। अब रसना मतलब रसना किसकी बात कर रहा है? वो जीव की बात कर रहा है ना। तो इसको हम परिभाषा देखते हैं, जिसके द्वारा स्वाद लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रसना बोलते हैं। अब ये रसन की उत्पत्ति हुई कैसे है? कफ, रक्त और मांस से। कफ और रक्त और मांस से। ठीक है, क्या याद रखो? कर्म। कह रहे में कर्म से याद रख लोगे, कफ, रक्त और मांस से। क्योंकि जो आपकी जीवा है वो कर्म किसका करती है? बोलने का ही तो कर्म करती है। तो क्या याद रख लोगे? कैसे? कफ, रे से रक्त, में से मांस। अब हम बात करते हैं अधिष्ठान यानी जीवा। अधिष्ठान मतलब देखो जीव, इसका अधिष्ठान कहाँ पर बताया गया है? जीवा में बताया गया है। अब हम बात करते हैं द्रव्य की। देखो अधिष्ठान यहाँ पर अपोजिट मानना है। देखो ये आप इंद्रिया हो, एक इंद्रिया मान लो, मतलब इंद्रिया ही तो अधिष्ठान में प्रेजेंट होती है। देखो जैसे मैंने बताया ये रसना है। रसना क्या होगा? इंद्रिया हो गई। ये अधिष्ठान क्या होगा? जीवा हो गया। हम बात किसकी कर रहे थे? जीवा की। देखो मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, रसना ना लिख के आप जीवा लिखो यहाँ पर, क्योंकि ये रसना ना लिख के आप जीवा लिखो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? केवल इनके अधिष्ठान को पढ़ रहे हैं, इन इंद्रियों का अधिष्ठान को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जीवा ना लिख के अब क्या लिखोगे? रसना लिखोगे। क्योंकि रसना क्या है? रसना एक इंद्रिय है। रसना एक इंद्रिय है जो किस में प्रेजेंट होती है? अधिष्ठान में। ठीक है, आप ऐसे अपोजिट मानो इसको।
ऊपर भी आप ऐसे अपोजिट मानो इसको कि घ्राण इंद्रिय का एक इंद्रिय है जिसका अधिष्ठान किसमें प्रेजेंट होता है, नासा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्रव्य की। तो इसमें कौन सा द्रव्य प्रेजेंट होता है, जो आधार द्रव्य जल और पृथ्वी। जीवा में आधार द्रव्य जल और पृथ्वी। लेकिन जो जीवा को कह रहा है रस का जो ज्ञान हो रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है, आकाश वायु अग्नि। द्रव्य कौन से होते हैं, जल और पृथ्वी। लेकिन जो उसको रस का ज्ञान होता है वो आकाश वायु और अग्नि की वजह से होता है। अगर आपसे पूछे कि जीवा में कौन से आधार द्रव्य है, तो जल और पृथ्वी। जैसे मान लो आपको जैसे मुंह में पानी सा आ रहा है ना, आ रहा है तो इसमें जल भी होगा और ये जल थोड़ा भारी भी होगा, तो इस तरह से आप रख सकते हो, दो द्रव्य होते हैं जल और पृथ्वी। लेकिन जो इस जीवा को विशेष ज्ञान हो रहा है वो इन तीन महाभूत की वजह से होता है। फिर हम बात करते हैं जीवा में कौन सा दोष होता है, तो जीवा में कह रहा है मेनली कफ दोष होता है। अब बात करते हैं हम नेत्र की। नेत्र एक और अधिष्ठान है हमारे पास, नेत्र। देखो आचार्य सुश्रुत ने केवल नेत्र के बारे में यानी आइज के बारे में ही डिस्कशन में डिटेल में डिस्कशन किया है, और किसी के बारे में नहीं। और तो कोई ना सारंगधार का हो गया, कोई चक्रपाणी का हो गया, कोई चरक का हो गया। ठीक है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने केवल नेत्र का ही किया, केवल और केवल नेत्र का ही विस्तृत डिस्कशन किया गया है, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। 5 नंबर के लिए ये समझ लो कि ये बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आना ही है, इन्हों समझ लो। नेत्र कह रहे जो आई है अक्षी है आपकी, वो कह रहे हैं 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इसमें आचार्य सुश्रुत ने डिस्कशन किया डिटेल में। पहला देखते हैं हम परिभाषा। क्या बताया गया रहा, जो देखे जा सकते हैं ऐसे पदार्थ के रूप को स्पष्ट दिखलाता है। मतलब जैसे ये पेन देखा जा सकता है तो इस पदार्थ के रूप को अच्छे से दिखलाएगा भी कौन, नेत्र। इसको ही नेत्र बोलते हैं, ये है परिभाषा। अब अधिष्ठान की बात करते हैं, तो जो चक्षु इंद्रिया है वो किस में प्रेजेंट होगी, आपकी आंखों में प्रेजेंट होगी। फिर हम बात करते हैं प्रत्यंग। इससे संबंधित प्रत्यंग मतलब नेत्र से संबंधित कुछ पार्ट के बयान भागों के बारे में बात कर रहे हैं जो नेत्र से संबंधित है। जैसे मान लो मैं बोलूँ हाथ से संबंधित, हाथ से संबंधित क्या है, हाथ से संबंधित मेरी उंगली है, हड्डी है, ये नस है, तो इस तरह से। उसी तरह बताया नेत्र से संबंधित कुछ पार्ट के नाम बताए हैं। पहला अक्षिकूट है, दूसरा अक्षिवतम है, तीसरा अक्षिकणिक है, चौथा अक्षिभ्रू है। अब मैं समझाता हूँ क्या होते हैं। पहला होता है अक्षिकूट। देखो अक्षिकूट कुछ भी नहीं है, जो आपकी आई है ना, आई जो इस सॉकेट में है, जो इस सॉकेट में प्रेजेंट होती है, अगर इस आई को इस सॉकेट में से आप बाहर निकाल दोगे तो वो हो जाता है अक्षिकूट। और आपके पास ऐसे क्या होंगे, 2, क्योंकि आपके पास 2 आई होंगी। ठीक, फिर दूसरा होता है अक्षिवर्तम। अक्षिवर्तम कुछ भी नहीं है, आपकी आई लीड है। देखो आपकी आईलिड पे क्या होती है, आपकी आईलैशेस होती है। ठीक है, वो भी क्या है, 2 होंगी। तो आपकी आंखों की तो पार्ट की बात कर रहा है भाई। पहले सोचो, पहला अक्षिकूट हो गया, फिर जो आईलैशेस है वो भी आई का पार्ट हो गया, फिर अक्षिकणिक हो गया। अक्षिकणिक का मतलब कह रहा है कि जो दोनों कह रहा है कि इनर साइड हो, यानी दोनों आंखों के जो इनर साइड हो। ठीक है, इसको अक्षिकणिक हो गया। फिर अक्षिभ्रू हो गया। तो ये 4 पार्ट होते हैं। फिर हम बात करते हैं मर्म की। मर्म कह रहे नेत्र से संबंधित मर्म कौन कौन से, अपामार्ग मर्म और आवर्त मर्म। अपामार्ग मर्म और आवर्त मर्म। मैं फिर से बता रहा हूँ, मर्म के बारे में हम डिटेल से कहाँ पर पढ़ेंगे, हम अपने मर्म वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको नाम ध्यान रख लेना है कि नेत्र से 2 मर्म संबंधित है, अपामार्ग और आवर्त। अपांग मर्म क्या होते हैं, अपामर्म वे मर्म होते हैं जो आपकी आंखों के बिल्कुल साइड में प्रेजेंट हो। देखो ये आंखों के बिल्कुल साइड में प्रेजेंट हो, भ्रू के नीचे, और जो आंखें जहाँ खत्म होती है ऐसे साइड वाइज, तो वहाँ पर इनको हम बोलते हैं अपामार्ग मर्म। अगर इन पर आघात होता है तो आप अंधे भी हो सकते हो। फिर आता है आवर्त। आवर्त जो मर्म है वो ऊपर होता है, यानी भ्रू के ऊपर होता है और थोड़ा पीछे होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं आवर्त मर्म। और इस पे भी कह रहे आघात होने से आप अंधत्व हो सकते हो। देखो मैं अभी इनको ज़्यादा ऐसे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम इनको एक ट्रिक के साथ, एक सीक्वेंस के साथ लाएंगे मर्म में, ताकि आपको ध्यान अच्छे से रहे और अच्छे से आप इनको लॉन्ग टाइम याद कर सको। ठीक है, हम बात करते हैं अक्षिगोलक की। अक्षिगोलक कुछ भी नहीं है, आपकी आई बॉल है, जो आपकी पुतली है उसको बोलते हैं अक्षिगोलक। अब इसके प्रमाण की बात कर रहे हैं, यानी कि वो कितना मोटा होता है, 2 अंगुल अंगूठे का। देखो आप अंगुली प्रमाण कह रहे हैं, उंगली का ले रहे थे, लेकिन जो हमें अंगुल लेना है ना वो अंगूठे का लेना है। और अंगूठे का लेना है, कैसे लेना है, अंगूठे का, सव्य के अंगूठे का लेना है। और कितना लेना है, 2 अंगुल, यानी 2 अंगूठे के समान, यानी एक ले लिया फिर एक और। इतनी कह रहे हैं मोटाई होती है हमारे अक्षिगोलक की, यानी आई बॉल की। अब हम बात करते हैं डायमीटर, जिसको हम वो आयाम भी बोल देते हैं, जो कि कितना होता है, 2.5 अंगुल, जो कि कितना होता है, 2.5 अंगुल। ठीक है, अब एक और पॉइंट है इसमें, स्वरूप। स्वरूप की बात कर रहा है, जो नेत्र का स्वरूप कैसा है, गोलाकार होती है और गाय के स्तन के समान होती है। ठीक है, कैसे बताया है, गोलाकार बताई है और गाय के स्तन के समान बताई है हमारा नेत्र का स्वरूप। अब हम बात करते हैं मंडल की। किसकी बात कर रहे हैं, मंडल की।
मंडल का मतलब होता है घेरा या सर्कुलर स्ट्रक्चर, जो कि कितने बताए हैं, 5 मंडल बताए गए हैं। पक्षम, वर्तम, श्वेत, कृष्णम, दृष्टि मंडल। अब ये पक्षम क्या होता है, देखो मंडल का मतलब है कि ऐसे स्ट्रक्चर जो सर्कुलर हो। अब हमारी आंख में ऐसे 5 स्ट्रक्चर होता है जो सर्कुलर होते हैं। पहला जिसमें पक्षम, पक्षम का मतलब ये जो आई लेसेस होती है, भाई आई लेसेस मतलब जो पलकें होती है ना, अगर आप इनको बंद करोगे, दोनों पलकों को बंद करोगे तो वो भी एक सर्कुलर की तरह हो जाती है, घेरा बना लेती है, तो वो होगी पक्षम। फिर आते हैं वर्तम, वर्तम में क्या होती है, आई लीड हो जाती है। भाई आई लेसेस पे, आई लेसेस किस पे टिकी होती है, किसके अंदर से निकलती है, आई लीड के अंदर से निकलती है, ठीक है। अगर आप उनको भी बंद कर लोगे तो वो भी एक घेरा सा बना लेंगी कुछ। इस चीज़ को आप खुद फील करके देखो। फिर आता है श्वेत, श्वेत यानी जो आपकी आंखों का व्हाइटिश पार्ट होता है, यानी स्क्लेरा, ठीक है, वो भी कैसा होता है, वो भी सर्कुलर ही होता है, ठीक। फिर होता है कृष्ण, कृष्ण मतलब जो कॉर्निया है, जो यानी काला काला गोल गोल सा पदार्थ है, वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। फिर आता है दृष्टि मंडल, दृष्टि मंडल कह रहा है कि जो आपका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, आपके कॉर्निया के अंदर बिल्कुल सेंटर में एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उसमें एक गहरा सा गोल सा ही होता है वो भी, तो उसको क्या मतलब दृष्टि मंडल। फिर बात करते हैं हम संधि की। अब संधि का मतलब क्या होता है, जॉइंट, मतलब जहाँ पर दो चीज़ों का मिलन हो उसको हम बोलते हैं संधि। अब किसकी बात कर रहे हैं, अभी नेत्र की। अब नेत्र में कोई हड्डी तो होंगी नहीं जॉइंट्स, बस इतना। संधि का मतलब यहाँ पर है कि जहाँ पर दो चीज़ मिल रही हो, जैसे पक्षम वर्तगमत। पक्षम वर्तगतम का मतलब ये है आई लीड और आई लेसेस जब दोनों आप बंद करते हो तो दोनों वहाँ पर मिल जाते हैं, तो पक्षम वर्तगम। फिर आ जाता है वर्तम, वर्तम सुगत। यहाँ पर क्या होता है, जो आईलिड है, जो आप अपनी आंखों को बंद करते हो तो आपकी आईलिड सुगत यानी स्क्लेरा से मिल जाती है, ठीक है। रहता है शुक्ल कृष्णगत, शुक्ल कृष्णगत है। और जो आपकी स्क्लेरा है वो आपके, यानी जो आपकी स्क्लेरा है वो कॉर्निया से मिल जाती है। कृष्ण दृष्टिगत यानी जो आपकी कॉर्निया है वो सेंट्रल पॉइंट से मिल जाती है। फिर आता है कनिक, फिर आता है अपांग संधि। कनिक मतलब वही है जो आपकी, मतलब कैसे समझाऊं मैं यहाँ से, ये वाला पॉइंट जो होता है ना आपकी दोनों आंखों के, मतलब दोनों दोनों आंखों के बिल्कुल सेंटर में, आंखों के नहीं, देखो जैसे ये वाला डायग्राम है ना, ये तो ये जो यहाँ पर ये जो नोज जारी होगी, ये इस तरह से ऐसे मानो कुछ ऐसे नोज जारी होगी, तो नोज के यहाँ पर ऐसे, इनको बोलते हैं कनिक। और ये अपांग संधि, और अपांग तो आपको पता ही है कहाँ पर होता है, ठीक। तो ये हो जाती है हमारे पास 6 संधि। अब हम बात करते हैं पटल की। पटल क्या होता है, ये एक प्रकार के फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। बात किसकी कर रहे हैं हम, नेत्र की कर रहे हैं। तो पटल कहाँ पर होगा, आपकी आंखों में कुछ ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर होंगे, वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्या पहले बताया नेत्रवर्तम, नेत्रवर्तम। अब इस वर्तम का मतलब मैंने क्या बताया था, आई लीड बताया था, आई लीड ही तो होता है वर्तम का मतलब। तो नेत्रवर्तम यानी आई लीड के आप, मतलब जो आपकी आईलिड है वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। मतलब अब अगर अपनी आंखों को बंद करोगे तो एक फ्लैट स्ट्रक्चर की तरह बनाती है, एक अपर लीड एक लोअर लीड। जब आप इनको बंद करोगे तो 2 हो जाएंगी, भाई 2 आंखें तो 2 हो जाएंगी। फिर आते हैं नेत्र गोलक, नेत्र गोलक भी कितने होते हैं, 4। यानी कि आपके जो नेत्र है, नेत्र की जो आई पुतली है उसमें कितने हो जाएंगे फ्लैट स्ट्रक्चर, 4 होते हैं, तो आप ध्यान रख लेना। फिर हम बात करते हैं नेत्र की दृष्टि के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं, नेत्र की दृष्टि के बारे में। अब नेत्र की दृष्टि के बताने से पहले मैं कुछ पॉइंट इसमें क्लियर कर दूं। देखो पहला ये बताया इसके साइज के बारे में, यानी जो नेत्र दृष्टि है उसका साइज बताया गया है कि मसूल के दाल के प्रमाण के बराबर होता है। मसूल के दाल के प्रमाण के बराबर होता है, आचार्य सुश्रुत ने बताया। और इसका स्वरूप कैसे बताया नेत्र दृष्टि का, जुगनू के समान, जुगनू के आभा के समान, जैसे जुगनू चमकता है ना उसी के आभा के समान बताया गया है। और नेत्र दृष्टि में पित्त बताया गया जो कि आलोचक पित्त, यानी कि आपकी आंखों में कौन सा पित्त बताया गया है, आलोचक पित्त बताया गया है। अब हम बात करते हैं इनके आयाम की। जो नेत्र का आयाम है, यानी अब जो आंखों का आयाम है वो कितना, 2.5 अंगुल, यानी जो मोटाई आपने पढ़ी थी, सॉरी जो डायमीटर पढ़ा था वो 2.5 अंगुल ही तो था, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। फिर बताया जा रहा है नेत्र के आयाम के 1/3 होता है कृष्ण मंडल, यानी कि देखो आपका नेत्र का जो आयाम है उसका 1/3 होता है कृष्ण मंडल। 1/3 क्या होता है आपका, जो कृष्ण मंडल होता है। देखो आपका कह रहा है, देखो जो नेत्र का आयाम कितना था, 5/2। जो नेत्र का आयाम था वो कितना था, 5/2 अंगुल आ रहा था, तो उसका कह रहा है कि 1/3 होता है कृष्ण मंडल। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5/6 अंगुल हो जाएगा। जो फिर बताया जाए जो कृष्ण मंडल का 1/7 भाग होती है दृष्टि। तो क्या बताया जा रहा है, जो दृष्टि कितनी है आपकी, कि दृष्टि कितनी है, सॉरी कृष्ण मंडल कितना है, 5/6 अंगुल आ गया, तो उसका 1/7 भाग होते दृष्टि। यानी दृष्टि जो छोटा सा पॉइंट है ना वो इसके जो आपके कॉर्निया के बीच बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है, तो उसको बताया जा रहा है। तो 1/7 यहाँ पर लोगे, अब 5/6 किसका लोगे, कृष्ण मंडल का, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 5/42 अंगुल आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं कर्ण की। तो कर्ण यानी कि जो आपका अधिष्ठान है, कि हम इसमें केवल अधिष्ठान ही तो पढ़ रहे हैं, इसमें परिभाषा जिससे सुना जाता है उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है। स्रोतस क्या बताया, बहुमेव स्रोतस, मतलब इनकी जो ओपनिंग होती है वो दोनों साइड से, बाहर से भी ओपनिंग है और ये इंटरनल भी ओपनिंग है। अधिष्ठान बताया, जो श्रोत्रिय इंद्रिया है इनका जो अधिष्ठान है वो कर्ण में प्रेजेंट होता है, और इसके सम्मिलित कुछ पार्ट बताए गए हैं। कर्ण सुशुक्ल यानी ईयर पिन्ना, जो मतलब एक्सटर्नल आप देख सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पूरा कर्ण सुशुक्ल या ईयर पिन्ना, जो कि 2 होते हैं। कर्ण पुत्रक, इसको हम ट्रैगस बोल देते हैं। देखो आपको जो कान है कुछ इस तरह से होता है, ये पूरा ईयर पिन्ना होता है, इसमें कुछ इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर सी होती है ना, आप हाथ कर टच करके देखोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण पुत्रक बोल देते हैं। जो ये भी 2 होते हैं। इनमें जो मर्म होता है वो कौन सा मर्म होता है, विधुर मर्म, जो कि आपके कर्ण के बिल्कुल पीछे होता है। इन पे आघात होने से कह रहा है कि आपको बहरापन भी हो सकता है। अब ये जो हम बात करने वाले, एक और जो हमारा बचा लास्ट त्वक। अब इस त्वक को हम कहाँ पढ़ेंगे, इस त्वक को पढ़ेंगे हम अपने नए चैप्टर में, क्योंकि ये इस चैप्टर में इसके लिए एक नया स्पेशल चैप्टर बना दिया है। थैंक यू गाइस, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।